कैप्टन शुक्ला से बात करनी है। आप कौन हैं? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बनारस से बोल रहा हूँ। पुराने नंबर पर फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो 2 महीने पहले वहाँ से यहाँ आ गए हैं। देवराज चौहान का लहजा बेहद सरल था। होल्ड कीजिए। उसके बाद लाइन पर 1-1.5 मिनट तक खामोशी छाई रही। हेलो। देवराज चौहान के कानों में कैप्टन शुक्ला की आवाज़ पड़ी। शुक्ला? कौन? ओ देव, तुम हो? देवराज चौहान के कानों में कैप्टन शुक्ला का हैरानी और खुशी से भरा स्वर पड़ा। हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी शांति मिल रही है मुझे। मैं तो सोचता था कि अब कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। शेफाली बेटी भी तुम्हें याद करती है। कश्मीर आ रहे हो क्या? देवराज चौहान के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। नहीं, उधर आने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। ओह, आ जाते तो अच्छा लगता मुझे भी। शेफाली बेटी को भी। नहीं आ पाऊंगा, अभी व्यस्त हूँ। कैप्टन शुक्ला की तरफ से कुछ पलों तक आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान भी खामोश रहा। तुमने बिना वजह तो फोन किया नहीं होगा। शुक्ला का स्वर कानों में पड़ा। ठीक कहा, मुझसे कुछ काम है। कैप्टन शुक्ला की आवाज़ में गंभीरता उभरी। हाँ, क्या? बोलो, बताओ। उसी मामले में उलझ गया हूँ जिसकी शुरुआत 6 महीने पहले कश्मीर में हुई थी। क्या मतलब? कैप्टन शुक्ला के स्वर में चौंकने के भाव आए। सलमा और शिखा भाटिया वाला मामला? लेकिन वो मामला तो निपट गया था। कैप्टन शुक्ला का अजीब सा स्वर कानों में पड़ा। हाँ, मामला निपट गया था, लेकिन उस मामले की परछाइयाँ अभी भी मेरे पीछे हैं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं समझा नहीं। तुम स्पष्ट कहो। पाकिस्तानी जासूस शाही मोहम्मद और चीनी जासूस लियू। देवराज चौहान ने पहले वाले स्वर में कहा। ये दोनों अपने अपने देश से एक साथ होकर मिशन लेकर हिंदुस्तान आए हैं। मिशन डकैती मास्टर, यानी कि मेरी मौत। क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान से सलमा और डायरी को इन दोनों के हाथों से बचा लाया था। सलमा यानी कि शिखा भाटिया, खुफिया विभाग की जासूस, जो पाकिस्तान में सलमा नाम के जासूस का रंग रूप मेकअप करके पाकिस्तानी खुफिया विभाग में 3-4 सालों से थी और मौका मिलते ही हिंदुस्तान में स्थित पाकिस्तान और चीन के एजेंटों के नाम पतों वाली डायरी ले उड़ी थी। सब याद है तुम्हें? क्यों नहीं याद होगा? वो वक्त मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कैप्टन शुक्ला की आवाज़ में धीमे भाव आ गए थे। मेरी 8 वर्षीय बेटी भी इस मामले में आ फंसी थी, जो कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मिल पाई थी। मेरी वजह से नहीं, सरकारी शैतान की वजह से। सरकारी शैतान? ओ, तुम वानखेड़े की बात कर रहे हो? सच में, इंस्पेक्टर वानखेड़े भी कम नहीं। वो काम की बात करे कैप्टन शुक्ला? देवराज चौहान ने टोका। हाँ, तुम बता रहे थे कि तुम्हारे मारने का मिशन लेकर शाही मोहम्मद और लियू हिंदुस्तान में आ गए हैं। आ ही नहीं गए, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती उभर आई थी। जगमोहन और सोहनलाल को तो तुम जानते ही हो। इसके अलावा मेरे 2 अन्य खास पहचान वाले थापर और बाकेलाल राठौर का अपहरण करके कैद कर लिया है, ताकि वक्त आने पर वो मुझे बचाने के लिए आगे ना आ सकें। मैं खुद को अकेला महसूस करूं। 2 बार शाही और लियू के आदमियों ने मुझे घेरने की चेष्टा की, लेकिन मैं बच निकला। उनके 15 आदमी मारे गए। चंद क्षणों की खामोशी के बाद कैप्टन शुक्ला का सख्त स्वर कानों में पड़ा। चिंता मत करो देवराज चौहान, न तो शाही मोहम्मद हिंदुस्तान से वापस अपने देश में जा पाएगा और ना ही लियू चीन पहुंच पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरे से जो सहायता चाहिए वो। कैप्टन शुक्ला, देवराज चौहान ने टोका। हाँ कहते कहते शुक्ला ठिठक गया था। शाही और लियू को खत्म करने के लिए मुझे सहायता की जरूरत नहीं है।
देवराज चौहान का स्वर शांत था। तो मेरे साथी कहाँ हैं? मालूम कर चुका हूँ, उन्हें वहाँ से निकालना है। इस काम के लिए मेरा साथ देने के लिए किराए पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, परंतु इस काम में सफलता तभी मिलेगी जब साथ देने वालों को जान से परहेज न हो, पूरा ध्यान अपने काम की तरफ हो। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। कैप्टन शुक्ला की आवाज़ नहीं आई। देवराज चौहान ने रिसीवर थामे दूसरे हाथ से सिगरेट सुलगा ली। खतरनाक जगह पर उन्हें बंदी बनाया गया है। कैप्टन शुक्ला की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, वहाँ के हालात ऐसे हैं कि मैं अकेला या एक आध साथी भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताओ देवराज चौहान, कैप्टन शुक्ला का भिजा स्वर सुनाई दिया। इस काम के लिए मैं कहाँ पहुँचूँ? तुम्हारे अकेले से भी कुछ नहीं होगा। तो दो हम हैं, और दूसरा कौन है? उधर से कैप्टन शुक्ला ने पूछा। तुम नहीं जानते, मिलोगे तो देख भी लोगे। देवराज चौहान कह उठा। तुम्हें मिलाकर 3 हो गए। कम से कम 8 से 9 लोग होने चाहिए जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस काम को पूरा करने के लिए निकलें। मेरे पास लोग तो बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु जान की परवाह जो न करे वो ही मेरे काम का। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? कैप्टन शुक्ला की बड़बड़ाहट कानों में पड़ी। उसके स्वर में सोच के भाव थे। तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं तो हाँ कहो, वरना मैं कहीं और देखता हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? मुंबई। अपना फ़ोन नंबर दोगे? मैं किसी को नहीं दूंगा। फ़ोन नंबर के साथ पता भी ले लो, तुम पर भरोसा है मुझे, कहकर देवराज चौहान ने सोहनलाल का पता और फ़ोन नंबर देते हुए कहा। ये मेरा नहीं, सोहनलाल का अता पता है। सोहनलाल की भी याद आती है, वो भी बढ़िया बंदा है। मेरी बात का कोई जवाब है? मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। कब? 2 घंटे के भीतर मेरा फ़ोन आएगा। कुछ हुआ? देवराज चौहान के भीतर प्रवेश करते ही रुस्तम राव ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। हो जाएगा, 1-2 घंटे में फ़ोन आएगा, कहते हुए देवराज चौहान बैठा और सिगरेट सुलगा ली। रुस्तम राव ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। सुखदेव ओबराय सोफा चेयर पर गंभीरता समेटे बैठा था। रह रहकर दोनों पर नज़र मार लेता था। तुमने? पहलू बदला रुस्तम राव ने। बताया नहीं किसे फ़ोन किया? और तुम उसे नहीं जानते। रुस्तम राव कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। तुम कहेला ये मामला जिधर से शुरू होइला, उधर से ही अब तुम शुरू होइला। अपन समझा नहीं बाप। तुम्हें ये तो बता चुका हूँ कि शाही और लियू क्यों मेरे पीछे हैं, देवराज चौहान बोला। रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिलाया। इसी मामले में मिलिट्री कैप्टन शुक्ला का भी दखल हुआ था। उसकी बेटी के अपहरण का इल्ज़ाम मुझ पर। हाँ बाप, अपन अखबार में पढ़ेला, तब अपन तुम्हारे बंगले पर भी पहुँचेला, पर तुम नहीं मिला। हाँ, उसी कैप्टन शुक्ला की बात की है। इस मामले में वो हमारे काम आ सकता है। वो तो मिलिट्री मैन होइला। हाँ, वर्दी में वो कैसे तुम्हारे साथ देला? बिना वर्दी के तो वो मेरे साथ खड़ा हो सकता है। देश का जो भला चाहता होगा वो शाही लियू के मुकाबले पर आना पसंद करेगा। देखा जाए तो ये मामला उससे वास्ता रखता है। उसकी बेटी को बचाने के खातिर मैं तब पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान गया था। वो जुदा बात थी कि इंस्पेक्टर वानखेड़े सिर से पांव तक इस मामले में फंसा हुआ था। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का मारुति प्रकाशन में पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरकारी शैतान। तुम्हें विश्वास होइला कि कैप्टन शुक्ला तुम्हारी बात मानेला? वो तैयार है, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन उसके तैयार होने से कुछ नहीं होगा। हमें 8-10 लोग चाहिए। शायद वो ऐसे लोगों का इंतजाम कर ले। नहीं तो ये इंतजाम हमें करना होगा, लेकिन उन पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकेंगे। किराए के आदमी तो किराए के ही होते हैं। जान गंवाना कोई भी पसंद नहीं करेगा।
इस काम के लिए सफल होने का जज्बा चाहिए। बाप, उस इमारत में इंतजाम तो सुरक्षा का तगड़ा किएला। देवराज चौहान ने सुखदेव ओबराय को देखा। तुम्हारे पास शाही लियू का फ़ोन नंबर तो होगा? एक फ़ोन नंबर है, सुखदेव ओबराय ने गंभीर स्वर में कहा। उस पर शाही मोहम्मद से बात की जा सकती है। अगर वो वहाँ नहीं होगा तो उससे बात नहीं हो पाएगी। दोबारा फ़ोन करना पड़ेगा उससे बात करने के लिए। नंबर बताओ। सुखदेव ओबराय ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और नंबर बता दिया। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर मिलाने लगा। 2-3 बार नंबर मिलाने पर बेल हुई। रिसीवर उठाया गया। हेलो, शाही मोहम्मद से बात कराओ। देवराज चौहान की आवाज़ में किसी तरह का भाव नहीं था। तुम कौन हो? देवराज चौहान। कौन? ठीक सुना है तुमने, शाही से बात कराओ। देवराज चौहान के स्वर में सख्ती आ गई थी। होल्ड करो। कुछ पलों के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। रुस्तम राव और सुखदेव ओबराय की नज़रें उस पर थी। सुखदेव ओबराय के आंखों में घबराहट थी। कौन? देवराज चौहान के कानों में शाही मोहम्मद की आवाज़ पड़ी। तुम्हारी आवाज़ 6 महीनों में जरा भी नहीं बदली। देवराज चौहान, तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। कम से कम मुझे इस बात की आशा नहीं थी कि तुम मुझे फ़ोन करोगे। शाही की आवाज़ आई। हर बात की आशा रखनी चाहिए। तुम्हें सुखदेव ओबराय ने मेरा फ़ोन नंबर दिया है। शाही मोहम्मद का सख्त सा स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। कैसे कह सकते हो? वो अपने परिवार सहित रात से गायब है। उसके नौकरों ने तुम्हारा हुलिया बताया है कि। ठीक समझे। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। तुम बच नहीं सकोगे। अपने 15-16 आदमियों की लाशें तो देखी ही होंगी। देवराज चौहान कड़वे स्वर में कह उठा। तुम्हारी लाश भी जल्दी ही मुझे देखने को मिलेगी। शाही मोहम्मद का स्वर गुस्से में बदल गया। गलती कर दी तुमने और लियू ने। क्या मतलब? मुझे खत्म करने के लिए किसी तरह के मिशन को अंजाम नहीं देना चाहिए था। तुम दोनों अपने अपने देश के लिए काम करते हो। इस तरह के कामों में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं आनी चाहिए। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं अपने मिशन से पीछे हट जाऊंगा? तुम हट भी जाओ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला शाही। तुम पीछे नहीं हटने वाले? शाही मोहम्मद के स्वर में उलझन आ गई थी। मुझ पर जानलेवा हमले कराने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। खूब, तो मेरी जान लोगे, लियू की जान लोगे। जिस तरह तुम मेरा ठिकाना ढूंढ रहे हो, उसी तरह मैं तुम्हारा और लियू का ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। अपने तक पहुँचने का तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। शाही मोहम्मद का कड़वा स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। मेरे फ़ोन नंबर के बारे में एक्सचेंज से मालूम करो कि ये कहाँ लगा है और आ जाओ। लेकिन यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इस किराए की जगह को हम 15 मिनट में छोड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी जगह हैं हमारे पास। तुम मुझे या लियू को छू भी नहीं सकोगे। देवराज चौहान के होठों पर सख्त सी मुस्कान उभरी। वैसे भी तुम्हारे हाथ पांव तो हमने बांध रखे हैं। शाही मोहम्मद खतरनाक स्वर में कह उठा। कैसे? शाही मोहम्मद के कानों में पड़ने वाले स्वर में दरिंदगी उभर आई थी। जब हमें लगेगा कि तुम हमारे बस से बाहर होने लगे हो, तो हम तुम्हारे एक एक साथी को हर रोज शूट करेंगे और लाश शहर की किसी सड़क पर डाल देंगे। देवराज चौहान की आंखों में वैसी चमक चमकी। तुम्हारा क्या ख्याल है शाही, कि इस वक्त मैं तुम्हारे बस में हूँ? अभी तक ये आशा कायम है कि हम तुम्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे, शाही मोहम्मद ने पहले वाले स्वर में कहा। अपनी आशा को कायम रखो, कभी तो पूरी होगी। देवराज चौहान, कहो। अगर तुम्हें अपने साथियों की जान प्यारी है तो अब हमारे आदमियों का निशाना लेने की उपेक्षा खुद को हमारे। मैंने तो तुम्हारा और लियू का हाल मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। मुझे सलाह मत दो।
इसका मतलब तुम्हें अपने साथियों की जान प्यारी नहीं। शाही मोहम्मद की खतरनाक आवाज़ कानों में पड़ी। बहुत प्यारी है। देवराज चौहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। तो खुद को फौरन हमारे हवाले कर दो। जरूर करूँगा, जब मुझे लगेगा कि सच में मैं अपने साथियों को मौत के मुंह से बचा सकता हूँ। देवराज चौहान की आवाज़ में खतरनाक भाव आ गए थे। पाकिस्तान में तुम दोनों मेरी रिवॉल्वर के निशाने पर थे, लेकिन मैंने तुम्हें और लियू को तब जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वो वक्त बीत चुका है। ठीक कहते हो शाही, वो वक्त बीत चुका है, लेकिन वो वक्त फिर से आ सकता है। देवराज चौहान, तुम अपने पीछे देखो शाही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। देवराज चौहान के होठों से सर्द स्वर निकला। फोन पर ऐसी आवाज़ उभरी जैसे शाही मोहम्मद ने फौरन पीछे पलटकर देखा हो। देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी और रिसीवर वापस रख दिया। तभी रुस्तम राव कह उठा, बाप, नंबर से आसानी से ये मालूम करेला कि ये किधर फिट होएला। उधर शाही को कोई फायदा नहीं। शाही मोहम्मद और उसके साथी वो जगह छोड़ देंगे अभी। समझ में नहीं आएला कि शाही मोहम्मद और लियू किधर टिकेला। रुस्तम राव ने सुखदेव ओबराय को देखा। तुम सोचेला कि किधर होएला, उनका ठिकाना कोई भी नहीं जानता। सुरेश ओबराय ने पहलू बदला। इस मामले में वे बेहद ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। सारे एजेंट उनसे फ़ोन पर ही बात करते हैं। लेकिन बाप, उनके पास कुछ लोग तो होएला। हाँ, लेकिन वो उनके बेहद खास लोग होंगे। उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। 4 घंटे बाद कैप्टन शुक्ला का फ़ोन आया। हेलो। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। देवराज चौहान, कैप्टन शुक्ला की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से मुंबई आ रहा हूँ। कल सुबह? देवराज चौहान के होठों से सोच भरा स्वर निकला। जल्दी है तो शाम को आ जाता हूँ। कैप्टन शुक्ला की आवाज़ कानों में पड़ी। कोई जल्दी नहीं, बेशक कल शाम को आ जाओ। साथ में कोई है? तुम्हारे अकेले आने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे पास 5 कमांडो है जो जान हाथ पर लिए रहते हैं देश के दुश्मनों के लिए। देवराज चौहान के होठ बिछ गए। उन 5 कमांडो के साथ कल शाम को मैं मुंबई पहुंचूंगा और तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। कैप्टन शुक्ला का शांत स्वर कानों में पड़ रहा था। हम लोग 10 दिन की छुट्टी लेकर निकल रहे हैं। हमारे पास हथियार नहीं होंगे। हथियारों की कमी नहीं है। ओके, कल शाम को मुलाकात होगी। तुमने जो पता दिया है, जिसके बारे में कहा था कि ये सोहनलाल का पता है, इसी पते पर मिलोगे या दूसरा कोई ठिकाना हो तो बता दो। मैं इसी पते पर मिलूँगा। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है। शाम को 5 बजे तुम्हारे पास इसी पते पर कोई पहुंच रहा है। कौन? देखोगे तो पहचान लोगे। लेकिन वो, मैं अपने 5 कमांडो के साथ कल तुमसे मुंबई में मिलूँगा। इतना कहने के साथ ही उधर से कैप्टन शुक्ला ने लाइन काट दी थी। देवराज चौहान कुछ पलों तक हाथ में पकड़े रिसीवर को देखता रहा, फिर रिसीवर वापस रख दिया। क्या होइला बाप? कैप्टन शुक्ला आज शाम किसी को इस पते पर भेज रहा है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। किसे भेजेला बाप? मालूम नहीं। उसका कहना है कि जो आएगा मैं उसे पहचानता हूँ। आने वाले के बारे में उसने नहीं बताया। देवराज चौहान की निगाह रुस्तम राव के चेहरे पर जा टिकी। तभी सुखदेव ओबराय कह उठा, नाश्ता तो ठीक से नहीं किया, लंच का इंतजाम हो जाए तो। अभी होइला बाप, अपन लंच पैक कराकर लाइला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफा चेयर पर जा बैठा। शाम ढल चुकी थी। रात की शुरुआत होने लगी थी। 9 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। कमरे में मध्यम आवाज़ में टीवी चल रहा था, परंतु किसी की निगाह स्क्रीन पर नहीं थी। दोपहर को रुस्तम राव अखबार ले आया था। सुखदेव ओबराय अखबार पर नजरें दौड़ा रहा था। देवराज चौहान सोफे पर अधलेटा सा था। कुछ देर पहले ही रुस्तम राव ने उसके कंधे की बैंडेज की थी।
कोई काम न होने पर रुस्तम राव रह रहकर अपने आदमियों को फ़ोन करने लगता था कि शाही और लीव की कोई खबर मिली। बाप, रुस्तम राव बोला, कैप्टन शुक्ला तेरे को कहेला कि शाम को इधर कोई तेरे को मिलने वास्ते आईला। देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा। शाम बीतेला बाप, पर इधर कोई नहीं आईला। उसी पल दरवाजे पर थपथपाहट हुई। रुस्तम राव की आंखें सिकुड़ी। सुखदेव ओबराय ने दोनों को देखा। होठ सिकोड़े देवराज चौहान उठते हुए बोला, मैं देखता हूँ। बाहर शाही के आदमी भी हो सकते हैं, सुखदेव ओबराय ने दबे स्वर में टोका। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। दरवाजे के पास पहुंचा कि पुनः थपथपाहट हुई। कौन? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर थामे धीमे स्वर में पूछा। दरवाजा खोलो, दोस्त हूँ। उसी क्षण देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आवाज सुनी हुई लगी। रिवॉल्वर थामे उसने सावधानी से दरवाजा खोला। भीतर से आती रोशनी बाहर वाले पर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह अपलक उसे देखता रह गया। कम से कम इसके इस वक्त वहां पहुंचने की आशा उसे किसी भी हाल में नहीं थी। वो शिखा भाटिया थी। सलमा उर्फ शिखा भाटिया। शिखा भाटिया के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का मारुति प्रकाशन से पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरकारी शैतान। हेलो, शिखा भाटिया मुस्कुराकर बोली। देवराज चौहान अपने चेहरे के भाव पर काबू पाते हुए पीछे हटा। आओ। शिखा भाटिया के भीतर आने पर देवराज चौहान दरवाजा बंद करके पलटा। शिखा भाटिया रुस्तम राव और सुखदेव ओबराय पर नजरें मार रही थी। तुम्हारे यहाँ पहुँचने की आशा मैंने नहीं की थी, देवराज चौहान ने कहा। शिखा भाटिया आगे बढ़ी और सोफे पर बैठती हुई बोली, 12 बजे तक तो मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त मुंबई में तुम्हारे पास होंगी। मैं दिल्ली में ऑफिस में किसी केस में व्यस्त थी कि कैप्टन शुक्ला का फ़ोन आया। उसने मुझे खबर दी कि शाही मोहम्मद और लीव तुम्हें अपने घेरे में लेने की चेष्टा कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। इस खबर के बाद मैं रुक नहीं सकती थी। कैप्टन शुक्ला को कहा कि मैं आज शाम की फ्लाइट से तुम्हारे पास मुंबई पहुँच जाऊँगी। देवराज चौहान बैठता हुआ बोला, मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाता। कैप्टन शुक्ला ने सब इंतजाम कर लिया है, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी। शिखा भाटिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कैसे जरूरत नहीं थी? तुम्हारी निगाहों में जरूरत न हो, परंतु मेरी निगाहों में यहाँ पहुँचने की जरूरत बहुत ज़्यादा थी। शिखा भाटिया ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मेरी जिंदगी के हर जर्रे पर तुम्हारा हक है देवराज चौहान। मेरी हर एक सांस पर तुम्हारा एहसान है। मेरे जीवन का हर कदम तुम्हारे नाम के साथ उठता है। तुम चाहते तो मुझे शूट करके आराम से वापस हिंदुस्तान पहुंच सकते थे। तब रास्ते में न शाही मिलता न लीव, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुमने मुझे सबसे बचाया और हिंदुस्तान की हद में पहुंचाकर दम लिया। मेरे ही डिपार्टमेंट में जगमोहन को अफगानिस्तान भेजा था कि वो मुझे ख़त्म कर सके, परंतु तुमने मुझे ख़त्म नहीं होने दिया था। मुझे बचाने के लिए तुमने क्या खतरा मोल नहीं लिया था? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो कि खास तौर से तुम्हारे लिए किया हो, देवराज चौहान बोला। किया है, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मेरा डिपार्टमेंट मुझे मारने के लिए जगमोहन को भेज चुका था। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने मेरी मौत के ऑर्डर निकाले थे क्योंकि मैं दुश्मनों के हाथों में जा फंसी थी और उसे डर था कि दुश्मनों के सामने मैं अपने देश का रहस्य न बता दूं। हिंदुस्तान को इस बात का भी डर था कि मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान की एजेंट सलमा को पाकिस्तान में कैद करके उसकी जगह पाकिस्तान खुफिया विभाग में मैं बैठी हूँ तो दुनिया के दूसरे देशों को जवाब देना भारी हो जाएगा कि हिंदुस्तान के एजेंट गलत काम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये बात जुदा है कि दुनिया का हर देश अपने एजेंट दूसरे देश में स्थापित करता है। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। बाप, रुस्तम राव शिखा भाटिया पर नजरें टिकाकर कह उठा, चाय पानी का इंतजाम करेला क्या? तुम रुस्तम राव हो? शिखा भाटिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बाप, लेकिन तुमको कैसे मालूम होइला?
मुझे सब खबर है। देवराज चौहान के साथ रहने वाले हर इंसान की खबर है कि वो देखने में कैसा लगता है या बोलता कैसा है, उसका नाम क्या है। देश के खुफिया विभाग में तुम काम करेला और पुलिस को जिसकी जरूरत है तुम उसे जानेला। शिखा भाटिया के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तब मैं देश के लिए जान देने को तैयार रहती थी। आज भी पीछे नहीं हूँ। परंतु जब बिना किसी लालच के देवराज चौहान ने खुद को खतरे में डाला, मुझे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचा दिया, जबकि शाही मोहम्मद और लियू जैसे जासूस पीछे लगे थे, तो मेरा जीवन देवराज चौहान का कर्जदार हो गया। आज मैं देवराज चौहान के किसी काम आ सकती हूँ तो मालूम होने पर पीछे कैसे रह सकती हूँ। शिखा भाटिया ने सुखदेव ओबराय को देखा। ये कौन है? इसकी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। ये सुखदेव ओबराय है, मुंबई का बिजनेसमैन, लेकिन शाही मोहम्मद का एजेंट। देवराज चौहान बोला। ओ, शिखा भाटिया के होठ सिकुड़े। शाही का हिंदुस्तान स्थित एजेंट बच गया होगा। इसका नाम डायरी में नहीं होगा जो मैंने तब पाकिस्तान के खुफिया विभाग से गायब की थी। सुखदेव ओबराय सूखे होठों पर जीभ फेरकर शिखा भाटिया को देखने लगा। फिर जल्दी से देवराज चौहान को देखकर कह उठा, मुझे इसके हवाले मत करना। उसका चेहरा फक था। तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा। फिक्र मत करो। मेरे साथ रहकर तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक मेरा साथ देते रहोगे। मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ। ओबराय जल्दी से बोला। अपन चाय पानी के लिए पूछेला बाप। देवराज चौहान ने सवालिया निगाहों से शिखा भाटिया को देखा। इसकी निगाहों का मतलब समझकर वो बोली, एयरपोर्ट पर मैंने स्नैक्स ले लिए थे। खाने का बिल्कुल मन नहीं है। चाय अवश्य पीऊँगी। अपन अभी चाय बनैला बाप। शिखा भाटिया ने देवराज चौहान को देखा। कैप्टन शुक्ला आने को कह रहा था। वो कब आएगा? कल आएगा। देवराज चौहान ने कस लिया। अकेला या साथ में कुछ और लोग भी होंगे? रुस्तम राव चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। शिखा भाटिया ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। शाही मोहम्मद या लियू के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी मिली? नहीं। मतलब कि पहले उन दोनों के ठिकाने को ढूंढ निकालना होगा। कैप्टन शुक्ला को मैंने ये नहीं कहा था कि शाही या लियू को खत्म करना है। तो शिखा भाटिया की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। मैंने अपने साथियों को छुड़ाना है। वो ऐसी जगह और सुरक्षा के बीच हैं कि उन्हें वहाँ से निकालने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि जान की परवाह न करके मेरा साथ दें। देवराज चौहान के दांत पिच गए। शिखा भाटिया के चेहरे पर कठोरता ठहरी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ देवराज चौहान। शिखा भाटिया दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी। खुफिया विभाग में हो तुम? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मेरा साथ देना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम मुजरिम बन जाओगी। अगर किसी मौके पर पकड़ी गई तो खुद ही सोच लो कि तुम किस स्थिति में। शिखा भाटिया के चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर देवराज चौहान ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। देवराज चौहान। शिखा भाटिया की मुस्कान भरी आवाज़ में अजीब से भाव थे। अगर तुम मुझे बचाकर न लाते तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो तो दूर जिंदा भी न होती। मैं सिर से पांव तक तुम्हारी कर्जदार हूँ। इसलिए ऐसी बातें कहकर मुझे कुछ कहने पर मजबूर न करो। जो करना है वो बताओ। देवराज चौहान कुछ न बोला। तभी रुस्तम राव चाय बना लाया था। चाय के प्याले उसने तीनों को थमाए और चौथा खुद लेकर सोफे पर बैठ गया। कमरे में तीव्र प्रकाश फैला हुआ था। क्या होइला बाप? रुस्तम राव ने दोनों को देखा। चुप्पी क्यों छाइला? मुझे बताओ, तुम्हारे साथी कहाँ कैद हैं? कौन कौन? जगमोहन, सोहनलाल, थापर और बाके। जगमोहन और सोहनलाल से तो मिल ही चुकी हूँ। थापर और बाकेलाल राठौर के नाम ही सुने हैं। शिखा भाटिया के स्वर में गंभीरता थी। ये चारों कहाँ कैद हैं? सुखदेव ओबराय देर से शिखा भाटिया को देखे जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि 28-29 बरस की सामान्य कद काठी की इस युक्ति में खासियत क्या है। ऐसे खतरनाक काम में ये क्या कर पाएगी।
देवराज चौहान ने पाकिस्तान की एम्बेसी की सहायक इमारत के बारे में बताया। फिर वहाँ के सुरक्षा इंतजामों और सिक्योरिटी के सारे सिस्टम के बारे में बताया। शिखा भाटिया गंभीरता से सब कुछ सुनती रही। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सुखदेव ओबराय ने भी बात सुधारी। सब कुछ सुनने के बाद शिखा भाटिया सोच में पड़ गई। मैं तो कहता हूँ उनके कैद में होने की खबर पुलिस को कर दी जाए। सुखदेव ओबराय फौरन कह उठा। पुलिस रेड करेगी, पक्की तरह करेगी कि सब ठीक हो जाएगा। जिस खतरे से सामना करने की बात हो रही है वो सब कुछ नहीं होगा। शिखा भाटिया, देवराज चौहान और रुस्तम राव ने ओबराय के गंभीर चेहरे को देखा। मैं खुफिया विभाग में हूँ, शिखा भाटिया ने ओबराय से कहा, और मेरी राय ये है कि पुलिस के बीच में आने से वे चारों उस कैद से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। जगमोहन और सोहनलाल के लिए कानून मुसीबत बनकर खड़ा हो जाएगा। बाकेलाल राठौर और थापर तो खुद को बचा ही जाएंगे। यही बात तो देवराज चौहान एडवांस में कहेला है। मेरे ख्याल से ये मामला अपने तौर पर ही निपटाया जाए तो बेहतर होगा, शिखा भाटिया ने गंभीर स्वर में कहा। तभी तो मैंने कैप्टन शुक्ला से फ़ोन पर बात की। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डालते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि कैप्टन शुक्ला इनकार नहीं करेगा। इनकार जैसी कोई बात की उसने? शिखा भाटिया ने देवराज चौहान को देखा। नहीं, देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। कितने लोगों को वो साथ ला रहा है? 5, यानी कि वो 6 हुए। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। 3 हम हो गए, कुल 9। ये भी तो 7 हुईला। रुस्तम राव ने सुखदेव ओबराय की तरफ इशारा किया। सुखदेव ओबराय ने हड़बड़ाकर सहमति में सिर हिलाते हुए सूखे होठों पर जीभ फेरी। मतलब कि हमारे पास 10 आदमी हो गए। शिखा भाटिया शब्दों पर जोर देते हुए सोच भरे स्वर में कह उठी। इतने आदमी कम होइला बाप? रुस्तम राव ने देवराज चौहान को देखा। नहीं, हमारा काम इनसे हो जाएगा। जिंदा कितने बचेंगे? शिखा भाटिया कहते हुए मुस्कुरा पड़ी। जो बचा उसकी अपनी किस्मत, जो मरा उसकी अपनी किस्मत। ये सब तो होइला बाप। शिखा भाटिया ने सोच भरे ढंग से पहलू बदला और कह उठी। उस इमारत की सिक्योरिटी के बारे में तुमने जो सुरक्षा के इंतजाम बताए हैं वो वास्तव में सख्त है। आसान नहीं है भीतर जाकर उन लोगों को बाहर निकाल लाना। सच में बेहद कठिन काम है, देवराज चौहान ने कहा। इस हद तक कठिन है कि मुझे बंदों के लिए कैप्टन शुक्ला से बात करनी पड़ी। किराए के आदमी इस काम को सफल नहीं बना सकते। शाही और लियू सोच सकते हैं कि तुम वहाँ से अपने आदमियों को निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हो। 2 क्षण की चुप्पी के बाद देवराज चौहान कह उठा। वे तो ये भी सोच सकते हैं कि मुझे मालूम हो गया है कि वे लोग कहाँ कैद हैं। ऐसे में यह बात तो सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ। उनकी निगाहों में वो जगह सबसे सुरक्षित है, सुखदेव ओबराय ने कहा। मुझे अभी अभी ध्यान आया कि बातों बातों में शाही मोहम्मद ने जिक्र किया था कि वहाँ बेसमेंट के कैद खाने में जाने का कोई गुप्त रास्ता भी है। किधर से है गुप्त रास्ता? शिखा भाटिया ने उससे देखा। नहीं मालूम। कुछ देर वहाँ चुप्पी रही। वो दोनों मुझे अकेला समझ रहे हैं, मेरे साथियों को कैद करके, देवराज चौहान ने कहा। ऐसे में मेरे से किसी भी तरह की हरकत की आशा नहीं रख सकते। ये बात हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। सामान्य तौर पर जो इंतज़ाम हमेशा होते हैं वही इंतज़ाम अब होंगे। हम वहाँ दावा बोल सकते हैं। शिखा भाटिया की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। उनकी सारी सुरक्षा को तोड़ते हुए बेसमेंट तक पहुँचने की कोई खास योजना? ये मामले में देख लूँगा, देवराज चौहान ने टोका। वहाँ की सुरक्षा को तोड़ने का कोई प्लान बनाया है तुमने? जब तक ये न मालूम हो कि इस काम में कितने आदमी हैं तब तक योजना कैसे बनाई जा सकती है। अब तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस काम में हम सब 10 आदमी हैं। कैप्टन शुक्ला 5 के साथ कल तक यहाँ आ जाएगा, शिखा भाटिया ने कहा। योजना तुम बनाओ। हाँ, योजना बनानी है। हाँ, योजना बनाना ही तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है, शिखा भाटिया गहरी सांस लेकर कह उठी।
तुम पहले वहाँ के बारे में हर बात जानते हो जहाँ डकैती करनी होती है। फिर उस जगह को कैसे बेदा जा सकता है, उसकी योजना बनाकर अपने साथियों के साथ वहाँ पर जा पहुँचते हो और बेहद सतर्कता से अपने काम को अंजाम देते हो। देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से शिखा भाटिया को देखा, फिर कहा, कैप्टन शुक्ला के आने तक वहाँ के लिए मैं योजना बना लूँगा कि वहाँ कैसे काम करना है। देवराज चौहान ने कहा, तुम रात को कहाँ रहोगी? यहाँ या कहीं? यहीं रहूँगी। शिखा भाटिया कह उठी, तुम्हारे साथ काम करने आई हूँ तो पास रहना ही बेहतर होगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। शिखा भाटिया ने सुखदेव ओबराय को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, शाही मोहम्मद कहाँ हो सकता है? मालूम नहीं, ओबराय ने सिर हिलाया। मेरे पास तो फ़ोन नंबर था जिस पर उससे बात कर लेता था। शाही के काम करने का ढंग मैं जानती हूँ। शिखा भाटिया शब्दों को चबाते हुए देवराज चौहान को देखकर कह उठी, शाही के साथ पाकिस्तान में कई सफल कामों को मैंने अंजाम दिया है। तब तुम पाकिस्तानी एजेंट सलमा के मेकअप में थी। देवराज चौहान बोला, हाँ, जो भी हो, शाही के ठिकानों की न सही, उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल जाए तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगी। वो मेरे लिए बहुत पुराना है और मैं उसके लिए पुरानी हूँ। 4 साल सलमा बनकर पाकिस्तानी खुफिया विभाग में ड्यूटी पर शाही के साथ रही थी। शिखा भाटिया ने पुनः लंबी सांस ली। तब जो भी हुआ था, इस बात की तसल्ली मुझे आज भी है कि मैं अपने काम में सफल रही थी। शाही अगले दिन लियू दिन के 11 बजे शाही से मिली तो कह उठी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? कल का दिन बीत गया और आज का दिन भी शुरू हो गया है। लियू बोली, लेकिन तुम्हारे या मेरे आदमियों ने देवराज चौहान के बारे में कोई खबर नहीं दी। तुम्हें बताया तो था कि देवराज चौहान ने सुखदेव ओबराय को अपने कब्जे में करके उससे मेरा फ़ोन नंबर लेकर बात की थी। मुझे वो ठिकाना छोड़ना पड़ा कि कहीं नंबर के दम पर वो मेरे पास ना आ पहुँचे। देवराज चौहान ने सुखदेव ओबराय पर परसों काबू किया था। उसके बाद देवराज चौहान ने कोई हरकत नहीं की। उसे कहीं भी देखा नहीं गया। हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। लियू शब्दों को चबाकर कह उठी, देवराज चौहान अवश्य हमारे खिलाफ कोई हरकत करता अगर सुखदेव ओबराय से उसे काम की जानकारी मिली होती। ओबराय ऐसी कोई बातें नहीं जानता कि जिससे देवराज चौहान को कोई फायदा हो। कुछ तो पता होगा ओबराय को। नहीं, वो सिर्फ हमारे मिशन के बारे में जानता है। लियू कुछ पलों तक शाही को देखती रही, फिर शब्दों को चबाकर बोली, इस तरह खामोश होकर बैठ जाना देवराज चौहान के स्वभाव से मेल नहीं खाता। हम दोनों को सामने पाकर देवराज चौहान का स्वभाव बदल जाना मामूली बात है। लियू, देवराज चौहान जैसे लोगों की आदतें नहीं बदलती। तुम खामखा बेकार की बात की परवाह कर रही हो। शाही ने लापरवाही से कहा, हमारे डर से वो कहीं छिपकर बैठ गया है। वो जानता है कि खुले में आने का मतलब है हमारे आदमियों से मुकाबला। आखिर कितनी बार वो खुद को हमारे आदमियों से बचाएगा? कभी तो किसी की गोली का निशाना बनेगा। लियू ने व्यंग भरी निगाहों से शाही मोहम्मद को देखा। क्या हुआ? देवराज चौहान को तुम पहले जानते हो या मैं? तुम मुझे? देवराज चौहान ने पहली बार हार का मुंह तुम्हें दिखाया था या मुझे? तुम्हें। शाही की निगाह लियू के खूबसूरत चेहरे पर थी। इसका मतलब है कि देवराज चौहान को मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। देखता रहा शाही लियू को। देवराज चौहान उन लोगों में से नहीं है जो किसी से डरकर कहीं बैठ जाए। वो शेर है कि अगर उसे मालूम हो जाए कि कोई उसके शिकार के लिए उसकी तलाश में है तो वो खुद उसके पास पहुंच जाएगा। ऐसे लोग छिपा नहीं करते। लियू के शब्दों में कूट कूट कर विश्वास भरा हुआ था। देवराज चौहान जानता है कि हम दोनों उसकी मौत का मिशन लेकर हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उसके 4 साथियों को अपने मिशन के तहत हमने कैद कर लिया है। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। ऐसा है तो फिर उसकी कोई खबर मिलनी चाहिए। हमारे आदमी मुंबई में हर तरफ फैले हैं। यही बात तो मैं कर रही हूँ शाही, कि परसों से देवराज चौहान की कोई खबर क्यों नहीं मिली, जबकि इन हालातों में उसकी स्थिति किसी घायल शेर से कम नहीं है। लियू गुर्रा उठी। क्या कहना चाहती हो?
यही कि देवराज चौहान चुप नहीं बैठा हुआ है, वो हमारे खिलाफ ही कोई तैयारी कर रहा है। ये संभव नहीं। शाही मोहम्मद ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। क्यों? उसके साथी हमारे कब्जे में हैं। रुस्तम राव ही उसके साथ है। और दो क्या क्या वो किराए के दो चार लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता? कर सकता है, शाही बोला, लेकिन दो चार लोग हमारा क्या? दो चार तो मैंने यूं ही कहा है, वो 20-30 भी इकट्ठा कर सकता है। लियू, शाही उखड़े स्वर में कह उठा, वो बेशक 100 लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन उनका करेगा क्या? वो नहीं जानता कि हम कहाँ पर हैं। वो ये भी नहीं जानता कि उसके साथी कहाँ कैद हैं। ये बातें उसे मालूम नहीं हो सकती क्या? नहीं, क्योंकि हमारे चंद खास लोगों के अलावा इन बातों की जानकारी किसी को नहीं है। जो भी हो, मैं तो इतना ही कहूँगी कि देवराज चौहान की ये चुप्पी खतरनाक है। कहने के साथ ही लियू एकाएक बोली, तुमने देवराज चौहान को उनके साथियों की धमकी नहीं दी थी? दी थी, शाही मोहम्मद ने अजीब से स्वर में कहा, लेकिन मेरी बात की उसने खास परवाह नहीं की। मैं समझी नहीं। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसके साथी हमारे कब्जे में हैं। फिर तो यकीनन वो कुछ करने की सोच रहा है, लेकिन क्या कर सकता? तभी फ़ोन की बेल बजी। शाही मोहम्मद ने रिसीवर उठाया। हेलो। उधर से कुछ सुनने के बाद उसने लियू से कहा, तुम्हारा आदमी है, बात करो। लियू ने पास पहुंचकर रिसीवर लिया। हेलो मैडम, मैं विकास बोल रहा हूँ। सांता क्रूज एयरपोर्ट पर मेरी ड्यूटी है। पहचान गई? कहो। मैडम, शाम को सलमा उर्फ शिखा भाटिया दिल्ली की फ़्लाइट से मुंबई पहुंची है। शिखा भाटिया? लियू शब्दों को चबाकर कह उठी। एयरपोर्ट से कहाँ गई वो? मैं उसके पीछे नहीं जा सका, मैं ड्यूटी पर था। मेरे साथ 2 ऑफिसर और भी थे। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो शिखा भाटिया ही थी? यस मैडम, आपकी भेजी तस्वीर को 3 महीने पहले मैंने अच्छी तरह देखा था कि ये युवती नज़र आए तो इसकी हरकतों पर नज़र रखी जाए। मैं उस तस्वीर के चेहरे को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। लियू ने रिसीवर रख दिया। शाही मोहम्मद आंखें सिकोड़े लियू को देख रहा था। तुम किस शिखा भाटिया की बात कर रही थी? तुम्हारे लिए शिखा भाटिया एक ही है शाही, जो 4 साल तक पाकिस्तानी खुफिया विभाग में सलमा की जगह पर रही और कई केसों में तुम्हारे साथ काम भी किया। लियू ने कड़वे स्वर में कहा, जिसने पाकिस्तान और चीन के एजेंटों के हिंदुस्तान में फैले जाल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो मुंबई में है? हाँ, एयरपोर्ट पर काम करने वाले मेरे आदमी ने मुझे यही खबर दी। शाम की फ़्लाइट से दिल्ली से आई है। उसका पीछा नहीं किया जा सका। मालूम नहीं वो एयरपोर्ट से कहाँ गई। इस मामले में शिखा भाटिया का कोई वास्ता हो सकता है? शाही मोहम्मद ने पूछा। मेरे ख्याल में तो कोई वास्ता नहीं हो सकता। शिखा भाटिया का मुंबई पहुंचना इत्तेफाक ही है, लियू ने फैसला लेने वाले स्वर में कहा। फिर ठिठक कर बोली, तुम अपने आदमियों से कहो कि वे देवराज चौहान तक पहुंचने में तेजी दिखाए। मैं अपने आदमियों पर सख्ती करती हूँ। इतने दिनों से हम मामूली सा मिशन नहीं कर पाए, देवराज चौहान को ख़त्म नहीं कर सके, और वो हमारे 15 आदमियों को शूट कर गया। एक आध दिन में वो हमारे कब्जे में होगा या मरा पड़ा होगा। शाही मोहम्मद खतरनाक स्वर में कह उठा। वो किस दिशा में है ये मालूम नहीं और उसकी लाश की बातें कर रहे हो। लियू की आवाज़ में कड़वापन आ गया। शाही मोहम्मद ने खा जाने वाली निगाहों से लियू को देखा। कहा, कुछ नहीं। कैप्टन शुक्ला कश्मीर से शाम 4 बजे मुंबई में उनके पास आ पहुंचा। दरवाज़ा तो रुस्तम राव ने खोला, परंतु देवराज चौहान पर नज़र पड़ते ही उसके गले जा मिला। शिखा भाटिया से भी हलो हलो हुई। रुस्तम राव और सुखदेव ओबराय से उसका परिचय हो गया। इधर उधर की बातों के बाद बातचीत शुरू हुई। कैप्टन शुक्ला, शिखा भाटिया कह उठी, आप तो 5 के साथ आ रहे थे? हाँ, कैप्टन शुक्ला का स्वर गंभीर हो गया। मिलिट्री के ऐसे 5 कमांडो मेरे साथ हैं जो देश के लिए हर काम कर गुजरना चाहेंगे। जाने कितनी बार वे लोग मौत के मुंह में गए और बाहर आ गए। 2 बार ये पांचों मेरे अंडर खतरनाक मिशन में काम कर चुके हैं। तुम्हारे साथ नहीं आई लाबाब? रुस्तम राव ने पूछा।
हम सब कश्मीर से अलग अलग आ रहे हैं। दो मेरे विमान में ही थे, अलग अलग बैठे थे। 3 ने 2 घंटे बाद की फ्लाइट में आना था। शाम तक वे भी मुंबई पहुंच जाएंगे। वो सब इकट्ठे कहाँ होंगे? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे मालूम है वे कहाँ मिलेंगे। शाम 8 बजे वहाँ फ़ोन करना है मैंने, फिर वे वहाँ से यहाँ आ पहुँचेंगे। तुमने उन्हें क्या बताया? कैप्टन शुक्ला ने देवराज चौहान को देखकर सिर हिलाया। मैंने उन 5 कमांडो के सामने साफ स्पष्ट हालात रखे। जब किसी से काम लेना हो तो उसे कभी भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। 6 महीने पहले की बातें और अब की बातें सब कुछ बताया। उन्होंने बिना किसी देरी से इस काम के लिए हाँ कर दी, परंतु इसके लिए ऑफिशियली तौर पर तो आ नहीं सकते थे। छुट्टी भी तुरंत नहीं मिल सकती थी। ऐसे में मैंने सिफारिश लगाकर उनकी और अपनी छुट्टी मंजूर करवा ली। सब काम कुछ ही घंटों में किया गया। मुझे आशा थी कि तुम इस काम में आगे आओगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्यों नहीं आता? कैप्टन शुक्ला मुस्कुराया। आंखों में पानी चमक उठा था। मेरी बेटी को बचाने के खातिर तुमने अफगानिस्तान तक जाना मंजूर कर लिया, जबकि रास्ते में हर कदम पर मौत थी। तुम्हारे लिए तो टाइम खोटा हुईला बाप, रुस्तम राव ने टोका। काम की बात करेला क्या? कैप्टन शुक्ला ने उसे देखा। रुस्तम राव मुस्कुराया। देवराज चौहान, अब मुझे बताओ कि मामला क्या है? कैप्टन शुक्ला बोला। फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी थी। देवराज चौहान ने अब तक हुई एक एक बात बताई। तो 6 महीने पहले मिली हार का बदला लेने शाही और लियू हिंदुस्तान आ पहुँचे। कैप्टन शुक्ला ने कठोर स्वर में कहा। आते ही उन्होंने पहले देवराज चौहान को अकेला किया कि जरूरत पड़ने पर कोई भी उसकी सहायता को न आ सके। इसके साथियों को कैद कर लिया। योजना अच्छी थी उनकी, शिखा भाटिया ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन उनके आदमी 2 बार देवराज चौहान को घेर कर भी सफल नहीं हो सके। ये उनके आदमियों की कमी रही। वैसे भी लियू और शाही को आपस में मिलकर इस काम को अंजाम देना परेशानी वाला काम है। दोनों ही अपने अपने देशों के खतरनाक एजेंट हैं। दोनों के पास ही हिंदुस्तान में फैले एजेंटों की ताकत है। इसमें कोई शक नहीं है कि देवराज चौहान को उन्होंने खाली कर दिया है, इसके साथियों को कैद करके। अगर किसी मौके पर देवराज चौहान उन पर भारी पड़ता है तो इसके साथियों को वो आगे करके देवराज चौहान को हाथ ऊपर करने पर मजबूर कर देंगे। कैप्टन शुक्ला ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है कि शाही मोहम्मद और लियू की तरफ ध्यान न देकर पहले अपने साथियों को छुड़ाया जाए। जब तक मैं अपने साथियों को आज़ाद नहीं करा लेता, तब तक लियू और शाही के खिलाफ खुलकर कोई कदम नहीं उठा सकता। देवराज चौहान ने गंभीर सख्त स्वर में कहा। वे कभी भी गंभीरता से मुझे धमकी दे सकते हैं कि खुद को उनके हवाले कर दूं, नहीं तो वो मेरे साथियों को मार देंगे। जरूरत पड़ने पर वह चारों में से किसी एक को मारकर उसकी लाश सड़क पर फेंक देंगे कि मैं देख सकूं। बहुत हद तक उन्होंने मेरे हाथ बांध रखे हैं। हम उनके हाथ बांध देंगे देवराज चौहान। कैप्टन शुक्ला गुर्रा उठा। शाही मोहम्मद और लियू तक हम पहुंच सके तो अवश्य पहुंचेंगे। शिखा भाटिया की आवाज़ में दरिंदगी के भाव आ गए थे। इनमें से कोई एक भी हमारे हाथ लग गया तो सारी मेहनत सफल हो जाएगी। एक क्यों? कैप्टन शुक्ला ने शिखा भाटिया को देखा और पूछा। दोनों क्यों नहीं? क्योंकि एक साथ उन दोनों का शिकार नहीं किया जा सकता। शिखा भाटिया ने पूर्वतः स्वर में कहा। एक ही हाथ में आ जाए वो भी बहुत है, दूसरा फिर कभी के लिए। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। खुफिया विभाग वालों की अपनी सोचें हैं, हम ठहरे मिलिट्री वाले। दुश्मनों की लाइन बनाकर उन्हें गोलियों से बुनना हमारी आदत है। एक अब एक फिर कभी वाला काम मुझे नहीं आता। मना ही नहीं है। शिखा भाटिया के होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। तुम दोनों का निशाना ले सकते हो। वे चारों कहाँ के थे? देवराज चौहान ने बता ही दिया है। वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? उन लोगों को आज़ाद करवाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? इसकी योजना देवराज चौहान ने बनाई है। तुम्हें योजना कैसी लगी? कैप्टन शुक्ला ने कहा। तुम्हारे आने का इंतजार था कैप्टन शुक्ला। अब देवराज चौहान योजना बताएगा। कहने के साथ ही शिखा भाटिया की नज़रें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी।
देवराज चौहान की निगाह उनके चेहरों पर फिरने लगी। जब तक देवराज चौहान अपनी योजना बताता रहा, कोई कुछ न बोला। सब सुनते रहे। चेहरों पर से कई तरह के भाव आते जाते रहे। देवराज चौहान के हिलते होठों को देखते रहे। जब देवराज चौहान खामोश हुआ तो कैप्टन शुक्ला के होठों से निकला, ये तो पूरा का पूरा मौत का खेल हुआ। मैंने तो तुम्हें फ़ोन पर ही कह दिया था कि ये काम वो ही कर सकते हैं जिन्हें मौत से परहेज न हो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तभी तो इस काम के लिए तुम्हें याद किया। देवराज चौहान, कैप्टन शुक्ला ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी योजना बुरी नहीं है, परंतु मौत से भरी हुई है। सबके लिए खतरा है। जाने कौन बचे, कौन मारा जाए। जलती आग में कूदने जैसा है ये सब। उन लोगों की सुरक्षा के इंतजाम ज़बरदस्त हैं। अपनी जगह पर तगड़े इंतजाम कर रखे हैं कि बाहर से कोई भीतर ना आ सके। कदम कदम पर पहरा है। कैप्टन शुक्ला खामोश हुआ। देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान उसे देख रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? शिखा भाटिया कह उठी। इसके अलावा किसी अन्य योजना पर भी गौर किया जा सकता है, कैप्टन शुक्ला ने कहा, जिसमें खतरा कम हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, देवराज चौहान बोला। हम कल रात हरकत में आएंगे। तब तक दूसरी योजना भी बनाई जा सकती है कि किस तरीके से वहां प्रवेश किया जाए और चारों को वहां से बाहर निकाला जाए। तुमने किसी दूसरी योजना पर विचार किया था? शिखा भाटिया ने कैप्टन शुक्ला से कहा। नहीं, अभी तो वहाँ के सुरक्षा इंतजामों के बारे में मुझे मालूम हुआ है। कैप्टन शुक्ला ने शिखा भाटिया को देखते हुए सोच भरे स्वर में कहा, सब मिलकर कोई ऐसी योजना बनाते हैं कि जान जाने का खतरा उसमें कम रहे। बाप, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी योजना नहीं बनेला। क्यों? शिखा भाटिया ने रुस्तम राव को देखा। उधर कदम कदम पर मौत का खतरा बिछेला। ऐसे में किधर में काम शराफत से होइला। फिर भी कुछ तो खतरा कम किया जा सकता है। कोशिश करेला बाप। वहाँ के लिए कोई भी योजना बनाई जाए। सुखदेव ओबराय कह उठा, खतरनाक ही होगी। मैंने पहले ही बताया कि उस इमारत की भीतरी सुरक्षा मैंने देखी है। एक बार भीतर जाने का मौका मिला था। आसान नहीं है वहाँ कुछ कर गुजरना। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर ओबराय को देखा। शाही मोहम्मद को मालूम है कि तुम मेरे पास हो और वो जानता है कि तुम उस इमारत में जा चुके हो। तुम्हें मालूम है कि वहाँ पर मेरे साथियों को कैद किया गया है। तब मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, सुखदेव ओबराय ने टोका। ये बात मुझे यूं ही किसी से मालूम हो गई थी कि तुम्हारे साथियों को वहाँ कैद करके रखा गया है। उस इमारत को मैंने 3 साल पहले भीतर से देखा था। तब वहाँ काम करने वाले से मेरी खास पहचान हो गई थी। बाद में वो पाकिस्तान चला गया। मतलब कि शाही मोहम्मद सोच भी नहीं सकता कि तुम लोगों को मेरे से वहाँ के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। शिखा भाटिया ने कैप्टन शुक्ला को देखा। हम देवराज चौहान की बताई योजना के अलावा किसी दूसरी योजना पर विचार करते हैं। अपन भी इस काम में तुम्हारी पूरी हेल्प करेला बाप। सुखदेव ओबराय भी उनके साथ कोई नई योजना तैयार करने में लग गया। देवराज चौहान भी वहीं था। वे सब योजना पर योजना बनाते रहे। किसी तरह ऐसा रास्ता निकल आए कि खून खराबा न के बराबर हो और उन चारों को वहां से छुड़ा लिया जाए। परंतु कोई भी ऐसी योजना बनती हुई नजर नहीं आई। कोई योजना तैयार होने लगती तो कोई न कोई पॉइंट आड़े आ जाता। 3 घंटे ऐसे ही बीत गए। अपन को तो कोई फायदा होता नजर नहीं आइला बाप। सुखदेव ओबराय भी गहरी सांस लेकर पीछे हटा। सच में मुझे तो कोई आसान योजना बनती दिखाई नहीं देती। शिखा भाटिया के चेहरे पर गंभीरता थी। देवराज चौहान एक तरफ बैठा उनकी बातों पर गौर कर रहा था। हमारे पास 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त है, कैप्टन शुक्ला ने होठ भींचकर गंभीरता से कहा। कोई न कोई आसान योजना तो हम तैयार कर ही लेंगे, जिसमें हम लोगों के बच निकलने के चांसेस ज़्यादा हो। शायद, शिखा भाटिया ने कहा, ऐसी योजना हम तैयार कर सकें। बाप, रुस्तम राव ने कैप्टन शुक्ला से कहा, 8 बजेला तुम्हारे आदमी फिक्स जगह पर पहुँचेला होएगा।
कैप्टन शुक्ला ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, फिर उठते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। रात के 10 बज रहे थे। वे पास थे जो अभी अभी वहां पहुंचे थे। पांचों ही छापामार खतरनाक कमांडो थे। इस बात में उन्हें महारत हासिल थी कि चुपचाप अपने शिकार के सिर पर जा पहुंचना और उसे कुछ भी कर पाने का मौका दिए बिना खत्म कर देना। पहला था रतिपाल सिंह, 30 बरस का, पतला लंबा चुस्त, चीते जैसी फुर्ती, देखने में साधारण सा इंसान और वैसे भला का खतरनाक। दूसरा प्रशांत वाधवा था, 50 बरस की उम्र, अभी तक जाने कितने खतरनाक अभियानों में हिस्सा ले चुका था। 2 बार जान जाते जाते बची, परंतु हौसला अभी तक कम नहीं हुआ था। तीसरा अजय रामवीर था, रतिपाल जैसे ही गुण थे उसमें। चौथा सुधीर चोपड़ा, हथियारबंद दुश्मन पर खाली हाथ से मुकाबला करके उसे खत्म करना मामूली सा काम था उसके लिए। अचूक निशानेबाज था, हर तरह का हथियार चलाने में मास्टर। पांचवा बहादुर सिंह था, नेपाल का था। सेना में जब भर्ती हुआ था तो मामूली था, परंतु हौसलेमंद बड़े बड़े कारनामे देखकर उसे कमांडो ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। 40 बरस की उम्र थी उसकी। फुर्ती तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। श्रीलंका के जंगलों में 18 दिन बिना कुछ खाए पिए भटकता रहा था, जिंदा रहा और उसे रक्षक टुकड़ी ने बचा लिया था। ये थे वे 5 जो इस काम में कैप्टन शुक्ला का साथ देने को तैयार हो गए थे। इन सब का आपस में परिचय कराया गया। रात उन सब ने सोहनलाल के उस छोटे से कमरे में ही बिताई। अगले दिन वे सभी ऐसी कम नुकसान वाली योजना बनाने में लगे रहे कि जिसमें इंसानी जानों का कम से कम नुकसान हो। पांचों कमांडो भी इस काम में शामिल हो गए थे, लेकिन दोपहर बाद कैप्टन शुक्ला ने हाथ खड़े कर दिए। वो देवराज चौहान से बोला, तुमने ठीक योजना बनाई है, इस काम में खून खराबा होकर ही रहेगा। एक तरफ बैठे देवराज चौहान ने उन्हें देखते हुए होले से सिर हिलाया। योजना बनाते वक्त मेरी भी यही कोशिश थी कि कम से कम खून खराबा हो, लेकिन कहीं से भी इस बात का मैं बचाव न कर सका। इसमें हमारे लोग भी जाएंगे और उनके भी। मतलब तो काम पूरा होने से है, प्रशांत वाधवा कह उठा। वो हो जाएगा, योजना कैसी भी हो। लेकिन हम पांचों अभी तक नहीं जानते सर कि योजना क्या है, सुधीर चोपड़ा ने कैप्टन शुक्ला से कहा। अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया था कि शायद नई योजना पर विचार हो जाए, कैप्टन शुक्ला ने कहा। लेकिन नई योजना नहीं बन सकी। अब मैं तुम लोगों को देवराज चौहान की बनाई योजना की जानकारी दे देता हूँ। आज की रात हमने इस योजना पर काम करना है, लेकिन हमारे पास हथियार तो है नहीं, बहादुर सिंह ने कहा। कैप्टन शुक्ला ने देवराज चौहान को देखा। रुस्तम, देवराज चौहान ने जेब से एक कागज़ निकालते हुए कहा। हाँ बाप, रुस्तम राव अपनी जगह से खड़ा हुआ। हमें कौन कौन से हथियार की जरूरत पड़ेगी वो इस पर लिखा है। फौरन इन हथियारों का इंतजाम करो। जाने से पहले हथियारों की लिस्ट कैप्टन शुक्ला के पांचों साथियों को दिखा देना। अगर इन्हें किसी खास हथियार की जरूरत हो तो वो भी नोट कर लेना, देवराज चौहान ने कहा। रुस्तम राव ने आगे बढ़कर देवराज चौहान से लिस्ट ली और उनके बीच जा पहुंचा। शिखा भाटिया पास आ गई। देवराज चौहान, स्वर में गंभीरता थी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम सफल रहेंगे? उन चारों को कैद से बाहर निकाल लाएंगे। हमारी मेहनत सफल होगी या खून खराबा ही होकर रह जाएगा? देवराज चौहान ने शिखा भाटिया के गंभीर चेहरे पर निगाह मारी। यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हमारी कोशिश का अंत क्या होगा, देवराज चौहान ने कहा। यह कोई डकैती नहीं है, ये हमला है। जहां हमला किया जाना है वहां सतर्कता है। हथियारों से लैस खतरनाक लोग हैं, उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी सिस्टम पक्के हैं। वे हमसे कमज़ोर न होकर ताकतवर हैं। इस हमले में उनके लिए नुकसानदायक सिर्फ एक ही बात है कि उन्हें नहीं मालूम कि हम अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आर पार का हमला करने जा रहे हैं। जैसे कि मुझे नहीं मालूम था कि शाही और लियू मेरे खिलाफ मिशन तय करके
हिंदुस्तान आ पहुँचे हैं। शिखा भाटिया ने हौले से सिर हिलाया। मतलब कि हम ये लड़ाई जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। हम जीत कर रहेंगे, रतिपाल सिंह पक्के स्वर में कह उठा। उसके चेहरे पर जोश आ ठहरा था। रतिपाल का काम कभी अधूरा नहीं रहता। मेरा रिकॉर्ड चेक करके देख लो। उनकी नज़रें रतिपाल की तरफ उठी। हाँ, अजय रामवीर ने दृढ़ता भरे शब्दों से कैप्टन शुक्ला से कहा। हम सफल रहेंगे सर। कैप्टन शुक्ला के होठों पर दृढ़ता से भरी खतरनाक मुस्कान उभरी। मुझे भी पूरा विश्वास है कि जिस काम के लिए रात को यहाँ से चलेंगे वो सुबह होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। पहले हमें योजना तो बताई जाए कि किसे क्या करना है, बहादुर सिंह ने कहा। योजना तो मैं बता देता हूँ, लेकिन किसे क्या करना है ये बात देवराज चौहान ही बताएगा। बाप, रुस्तम राव कह उठा। पहले हथियारों की लिस्ट चेक करेला। अपन हथियार लेने जाइला तो तब अपनी मीटिंग चालू रखेला बाप। कैप्टन शुक्ला ने रुस्तम के हाथ से लिस्ट ली और पांचों कमांडो के साथ लिस्ट में लिखे हथियारों के लिए बातचीत करने लगा। सबके चेहरे पर गंभीरता थी। धीरे धीरे वे सब खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए आगे सरकते जा रहे थे। सामने खतरनाक लोग थे। जाने इस मामले में कौन बचे और कौन न रहे। देवराज चौहान ने कलाई में बंधी घड़ी देखी। शाम के 4 से सुइयां आगे सरक चुकी थी। देवराज चौहान उन सबको समझाता रहा कि किस किस को कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। बार बार समझाया देवराज चौहान ने कि इस बात की गुंजाइश नहीं बची कि कोई अपने हिस्से का काम भूल जाए। रुस्तम राव जरूरत के हथियार और बारूद ले आया था। रात के 12 बजे थे जब वे लोग अलग अलग कारों से वहाँ से चले। 3 कारों में वे थे और तीनों कारें रुस्तम राव बारी बारी कहीं से खिसका कर लाया था।